नमस्कार दोस्तों, मैं अली असगर बोहरा रिकॉर्डिंग अजमेर व्हाट्सएप ग्रुप के सभी मेंबर्स का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सबको विदित है कि हम लोग आज से पॉलिटिकल साइंस और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर ऑडियो लेक्चर की सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, जिसका आज पहला पार्ट है। आज के पार्ट में हम दो तीन चीजें कवर करेंगे। संविधान के प्रावधान और संशोधनों को जाने, उससे पहले हमारे लिए ये जरूरी है कि संविधान बना कैसे। यह भी जरूरी है जानना कि संविधान क्यों बना, क्या जरूरत है संविधान की, और ये भी कि संविधान आखिर होता क्या है। कुछ बेसिक चीजें हैं। पहले मुद्दे पर बात कर रहे हैं, अगर करें तो संविधान है क्या। दरअसल तकनीकी भाषा में बोलूं तो संविधान कानूनों, नियमों और प्रक्रियाओं का एक दस्तावेजी समूह है। मतलब एक ऐसे दस्तावेज, खूब सारे दस्तावेज होते हैं एक समूह में, या एक किताब हो सकती है पूरी की पूरी, जिसके अंदर नियम, कानून, प्रक्रियाओं का वर्णन होता है। अब ये नियम, कानून और प्रक्रियाओं का वर्णन क्यों? ये नियम, कानून और प्रक्रियाओं का वर्णन इसलिए ताकि एक देश की सरकार कार्य कर सके, लेकिन उन्हीं नियमों, प्रक्रियाओं के दायरे में रहकर। सरकार के अधिकार और शक्तियों का वर्णन संविधान में होता है, साथ ही सरकार के क्या कर्तव्य है इसका भी वर्णन संविधान में होता है। लेकिन जो संविधान शब्द है ये केवल किसी देश के परिप्रेक्ष्य में नहीं होता। किसी संगठन का भी एक संविधान हो सकता है, किसी एनजीओ का भी अपना एक संविधान होता है, ठीक है। उसी तरीके से किसी कंपनी का भी अपना एक संविधान हो सकता है। तो संविधान एक शब्द है, लेकिन भारत के संदर्भ में देखें तो भारत का एक संविधान जिसमें भारत की सरकार और भारत के नागरिकों के बीच के संबंधों का भी जिक्र है। कैसे कि नागरिकों के साथ सरकार कैसा व्यवहार करेगी और नागरिकों के सरकार के प्रति क्या कर्तव्य है। साथ ही सरकार अगर नागरिकों के अधिकारों का हनन करती है तो उस समय सरकार के खिलाफ नागरिक क्या कर सकते हैं, न्यायालय की शरण में जा सकते हैं, आदि इत्यादि बातें हैं। खैर, इस पर आने वाले ऑडियो लेक्चर्स में हम बात करेंगे। तो फिलहाल संविधान की जो संक्षिप्त परिभाषा मैं आप लोगों को दूं तो संविधान किसी राज्य की सरकार को संचालित करने के संबंधित नियमों, प्रक्रियाओं का एक ऐसा समूह है, दस्तावेजों का एक ऐसा समूह है जो लिखित या अलिखित दोनों हो सकता है। अब ये क्या है? भारत के संविधान के अंदर एक एक प्रावधानों के बारे में विस्तार से लिखा गया है, और क्योंकि हम एक संघीय देश है तो यहाँ लिखित संविधान की ज्यादा जरूरत है। इसके अलावा हमारे यहाँ सरकार के 3 अंग, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका है, तो जरूरत होती है ताकि एक संगठन या एक निकाय किसी दूसरे निकाय के अधिकारों, शक्तियों का अतिक्रमण ना करे, ठीक है। तो इसलिए लिखित में सब कुछ है। लेकिन वही यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन का संविधान लिखित नहीं है। उसके कुछ प्रावधान लिखित हो सकते हैं, कुछ ज्यादातर चीजें परंपराओं पर चलती हैं। तो ये 2 तरीके से होते हैं। संविधान लिखित भी हो सकता है, अलिखित भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि संविधान लिखा हुआ ही हो, अलिखित चलता है। भारत के संविधान को यह सौभाग्य प्राप्त है कि विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, सबसे बड़ा। इस संविधान में वर्तमान में 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां, उसके अलावा 22 भाग इस संविधान के हिस्से में है। अब तक 100 संशोधन हो चुके हैं और कुछ भ्रांतियां हैं जो मैं आज पहले ही क्लियर कर देता हूं। एक, भारतीय संविधान में 444, 448 या जितने भी अनुच्छेद बताए जाते हैं कॉम्पिटिटिव बुक्स में, वो एक भ्रम है। केवल 395 अनुच्छेद है। अगर कोई ये कहता है कि 395 की जगह 396 अनुच्छेद है या 395 से ज्यादा है, तो फिर प्रश्न ये उठता है कि 396, 397, 398 अनुच्छेद कौन से हैं। जिन अनुच्छेदों को काउंट किया जाता है वो है 21 अ, 51 क। ये जो अनुच्छेद है दरअसल ये सिर्फ विस्तार है दूसरे अनुच्छेदों का। जैसे 21 अनुच्छेद है जीवन का अधिकार, है ना। अब उसके आगे 21 क जोड़ दिया, शिक्षा का अधिकार। तो शिक्षा का अधिकार जीवन के अधिकार का हिस्सा है, उसको अलग अनुच्छेद मानना। और ये मेरी अपनी बात नहीं है, पर बड़े बड़े संविधान विदों को मैंने सुना है, उनकी बुक्स में पढ़ा है, तो यही पाया है कि 395 से ज्यादा अनुच्छेद नहीं है। दूसरा, ये कुछ लोग कहते हैं भारत के संविधान में 118 संविधान संशोधन हो चुके हैं, जो भी गलत है। संघ लोक सेवा आयोग के एक प्रश्न पत्र में उन्होंने 100 संविधान संशोधन अधिनियमों को सही माना। इसका रीजन है 118 जो लोग बोलते हैं वो ये है कि 18 अभी संसद के अंदर
पड़े हुए हैं, वो पारित नहीं हुए हैं। कैसे? लेट मी एक्सप्लेन। जैसे महिलाओं को 1/3 आरक्षण मिलना चाहिए लोकसभा और विधानसभाओं में, ये संविधान संशोधन विधेयक है, ठीक है, पारित नहीं हुआ है लेकिन अभी तक संसद में पड़ा है, तो लोग भी इसको भी गिन लेते हैं। अगर कोई मुझसे ये कहे कि नहीं 100 से ज्यादा संविधान संशोधन हो चुके हैं, तो फिर मेरा सवाल होगा कि मुझे 101वां संविधान संशोधन कौन सा है वो बताएं। जहां तक मेरी जानकारी है, संविधान का 100वां संशोधन जो हुआ है वो बांग्लादेश के साथ हमारा लैंड बाउंड्री अग्रीमेंट हुआ, और 101वां संविधान संशोधन राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते ही जीएसटी वाला हो जाएगा। तो इसलिए अभी फिलहाल हमारे पास 100 ही संशोधन है। एक बड़ी चीज और आप लोगों को मैं बताऊं कि भारत का संविधान क्यों जरूरी था, इसके लिए हम एक बैकग्राउंड में जाते हैं। प्राचीन भारत से लेकर मध्यकालीन भारत तक भारत विभिन्न राजतंत्रात्मक व्यवस्थाओं से जुड़ा, अलग अलग राजवंश आए, उन्होंने राज किया, लोकतंत्र जैसी तो कोई चीज थी नहीं। अच्छा, भारत कभी एक था कभी नहीं भी था। हर्षवर्धन के काल तक अगर आप ढूंढे इतिहास के पन्नों में तो भारत आपको एक दिखेगा। फिर हर्षवर्धन से लेकर सल्तनत काल तक भारत टुकड़ों टुकड़ों में बटा हुआ था। फिर मुगल सल्तनत काल में दिल्ली के शासक आए, फिर मुगल आए, तो भारत को एक दोबारा एक हो गया। उसके बाद 17वीं शताब्दी में अंग्रेज आए, 1613 में उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित करी। इसके बाद उस समय जहांगीर शासक था, तो उस समय अंग्रेजों ने एक व्यापारिक कंपनी के तौर पर भारत में प्रवेश किया, ईस्ट इंडिया कंपनी। उन्होंने कहा भाई हमें तो व्यापार करना है। वक्त के साथ मुगल साम्राज्य कमजोर होता गया, और मुगल साम्राज्य जब कमजोर हुआ औरंगजेब की मृत्यु के बाद, तो मुगल साम्राज्य विघटित हुआ। बंगाल अलग राज्य बन गया, बंगाल के सूबेदार ने अपना अलग बना लिया, हैदराबाद के सूबेदार ने, वहां के निजाम ने अपना अलग बना दिया, हैदर अली ने मैसूर में अपना अलग बना दिया। यही परिपाटी चली और अंग्रेजों ने इसका भी काफी लाभ उठाया। आपको 1757 में प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेज एक राजनीतिक कंपनी बन गए, ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापारिक से राजनीतिक हो गई। उन लोगों ने कर एकत्रित करना शुरू किया। बक्सर के युद्ध के बाद जो 1762 में बक्सर का युद्ध हुआ, प्लासी का युद्ध जो सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच, और बक्सर का युद्ध मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच हुआ था। बक्सर के युद्ध के बाद उन लोगों ने राजस्व लगाना शुरू किया, टैक्स लगाने शुरू करे, अपने एडमिनिस्ट्रेशन चलाए, अपनी न्यायालय सब कुछ स्थापित करना शुरू कर दिया। हालांकि इसका पूरा संवैधानिक विकास एक अलग ऑडियो लेक्चर में मैं आप लोगों को दूंगा, 1773 से लेकर 1935 के अधिनियम तक। फिलहाल संक्षेप में इतना ही बता रहा हूं आपको कि ये एक पृष्ठभूमि थी। इसके बाद अंग्रेजों ने भारत में शोषण करना शुरू कर दिया, जनता काफी शोषित हुई, आर्थिक रूप से शोषण हुआ, किसानों का, मजदूरों का। 1857 की क्रांति हुई। उसके बाद भारत को आजाद कराने के लिए प्रयत्न शुरू हुए 1880 के बाद। उसी दौर में 1789 की फ्रांस की क्रांति हुई, 1776 से लेकर 83 के बीच में अमेरिका की क्रांति हुई, और इन लोगों ने खासकर अमेरिका की क्रांति में अंग्रेजों को अमेरिका के लोगों ने खदेड़ दिया। वो लोग जब आजाद हुए तो उन लोगों ने अपना संविधान बनाया कि देश ऐसा होगा। क्यों? उस संविधान में नागरिकों को सर्वप्रमुख माना गया। 1917 में रूस की क्रांति हुई, उसका भी हम पर बड़ा प्रभाव पड़ा। 1920-30 के दशक में जब गांधीवादी युग प्रारंभ हुआ, खासकर असहयोग आंदोलन से हम शुरू करें, हालांकि चंपारण और वो आंदोलन ठीक थे, लेकिन 1921 अंग्रेजों के खिलाफ एक बड़ा मूवमेंट था असहयोग आंदोलन तब से। लेकिन अगर हम शुरू करें तो हम देखेंगे कि दोस्तों गांधी के समय में भारत आजाद होने की ओर प्रवृत्त था, और उसी दौर एक नई लहर चली कि देश का अपना संविधान भी हो। और यही कारण था कि मजबूर होकर अंग्रेज 1919, 1935 इन 2 अधिनियम लाए। इनका विस्तृत वर्णन भी आने वाले ऑडियो लेक्चर्स में होगा। जब अंग्रेज ये अधिनियम लाए तो इनमें क्या था कि सीमित स्वायत्तता दी भारत को। ये कहा कि भाई ठीक है, तुम लोग अपनी विधानसभा ले लो, संसद ले लो, लेकिन ठीक है, होता क्या था, हम लोगों की 1935 के अधिनियम के बाद सब कुछ मिला, लेकिन अंग्रेजों की सर्वप्रमुखता थी। तब भी ब्रिटेन की महारानी सर्वोपरि थी, तब भी ब्रिटिश संसद हमारे लिए कानून बनाया करती थी। तो 1934 में पहली बार, और ये अब यहाँ से संविधान निर्माण के कार्यों की प्रक्रिया में शुरू कर रहा हूँ। संविधान निर्माण कैसे हुआ, इस लाइन से अब शुरू होती है बात। पहला क्वेश्चन जो बनता है कि
संविधान सभा का विचार कब आया भारत में? तो 1934 में एम एन रॉय साहब साम्यवादी थे, एक मशहूर चिंतक और लेखक थे। और एम एन रॉय, उन्होंने 1934 में कहा कि भारत का एक संविधान सभा होनी चाहिए। प्रतियोगिता परीक्षाओं में आने वाला प्रश्न है, कई बार आ चुका है। 1935 में, उसके ठीक एक साल बाद 1935 में, 34 के बाद 35 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, क्योंकि उस समय भारत की, खैर आज जो कांग्रेस के नाम से जानी जाती है वही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी, लेकिन उस समय वो आजादी के नेतृत्व में सबसे बड़ी संस्था हुआ करती थी। इतिहास जब करेंगे तो उस पर भी बात करेंगे। 1935 में कांग्रेस ने पहली बार औपचारिक रूप से भारत के संविधान की मांग की, पहली बार 1935 में हुआ। प्रतियोगी परीक्षा में आने वाला प्रश्न हो सकता है। 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने कहा, क्या कहा 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि भारत की एक संविधान सभा होनी चाहिए और जो स्वतंत्र भारत का निर्माण करे और उसमें बाहरियों का कोई दखल ना हो। मतलब अब तक क्या हो रहा था, इस परिप्रेक्ष्य को समझिए। अब तक 1919 1935 के अधिनियम बनाए अंग्रेजों ने और कहा, भारतीयों तुम्हें हमें अधिकार दिए, तुम्हें हमने प्रतिनिधित्व दिया, तुम्हारी सरकारें बनवाई। क्योंकि उस समय 1937 में जो चुनाव हुए थे उसमें 8 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनी थी, 11 राज्य हुआ करते थे उस समय। उस समय अंग्रेज ही अपना हमारे लिए कानून बनाते थे, हमारी परिस्थितियों को समझे बिना। और यही कारण था कि जब साइमन कमीशन भारत के संवैधानिक विकास की जांच करने आया, संवैधानिक व्यवस्था की जांच करने आया, तो सातों के सातों सदस्य उसके साइमन कमीशन के भारतीय नहीं थे, एक भी भारतीय नहीं था उसमें। 1927 में साइमन कमीशन के विरोध में काफी आंदोलन देश में हुए, ये सब इतिहास में दर्ज घटनाएं हैं। उसके बाद अगस्त प्रस्ताव आया 1942 में। इसी कड़ी में अगस्त प्रस्ताव में यह कहा गया कि हां, हम तुम्हें एक संविधान देंगे लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। तो गांधी चिढ़ गए यार। गांधी ने कहा, इस प्रस्ताव से ज्यादा मजा इसलिए नहीं आया क्योंकि ये दिवालिया हो चुके बैंक का पोस्ट डेटेड चेक। उस समय याद होगा 1939 में विश्व युद्ध चल रहा था और इंग्लैंड की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। तो इंग्लैंड को उन्होंने दिवालिया हो चुका बैंक कहा और आजादी चूंकि उन्होंने कहा कि बाद में देंगे, 45 के बाद जब विश्व युद्ध खत्म हो जाएगा उसके बाद, तो उन्होंने कहा ये पोस्ट डेटेड चेक है, जरूरी नहीं कि ये चेक कहीं क्या पता चेक बाउंस ही हो जाए क्योंकि बैंक तो दिवालिया हो चुका है। अगस्त प्रस्ताव को नहीं माना। उसके बाद कैबिनेट मिशन आया और संविधान सभा के निर्माण की रचना कैबिनेट मिशन प्लान के तहत हुई। और क्या था कैबिनेट मिशन प्लान? सबसे पहले कैबिनेट मिशन में जो सदस्य थे वो थे लॉरेंस पैथिक और सर रिचर्ड क्रिप्स। ये तीन लोग थे कुल मिलाकर। 1946 में भारत में कैबिनेट मिशन आया मार्च में, और उन्होंने क्या कहा? उन्होंने एक संविधान सभा की रचना का प्रस्ताव दिया कि भारत के लिए एक संविधान सभा बनवाएंगे। चलिए भाई, अब ये संविधान सभा कैसी होगी इस पर कैबिनेट मिशन ने बात की। तो मोहम्मद अली जिन्ना अड़ गए, कहा नहीं यार, हम तो पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा चाहते हैं और भारत के लिए अलग चाहते हैं। जैसे तैसे करके मोहम्मद अली जिन्ना को मनाया और कहा कि एक ही संविधान सभा बनेगी। जब एक ही संविधान सभा बननी थी तो बननी कैसे थी, इस पर बात करते हैं। संविधान सभा में 2 तरीके के लोगों को बुलाया जाना था। अब इस पर पृष्ठभूमि में आते हैं। ब्रिटिश भारत और राजे रजवाड़े, 2 तरीके की व्यवस्थाएं भारत में चल रही थी। एक बात आज क्लियर करते हैं कि जब भारत पर अंग्रेजों का शासन था तो वो पूरे भारत पर नहीं था। कुछ इलाकों में, जैसे मैं मेवाड़ से हूं तो मेवाड़ में उस समय सिसोदिया राजवंश का शासन था। उसी तरीके से मैसूर हुआ, हैदराबाद हुआ, जूनागढ़ हुआ, जम्मू कश्मीर हुआ, ऐसे बहुत से राज्य रहे होंगे उस समय जो अंग्रेजों के अधीन नहीं थे, मतलब उनकी प्रजा जो है वो राजाओं द्वारा शासित होती थी। तो संविधान सभा में तो ब्रिटिश भारत जो था वो केवल वही इलाके थे जहां पर केवल अंग्रेजों का सीधा शासन था, राजाओं का नहीं। तो इसमें 2 तरीके के लोगों को बुलाने की बात थी, एक ब्रिटिश भारत के लोगों को, एक राजे रजवाड़ों को। अब ब्रिटिश भारत के लोगों
को संविधान सभा में कैसे बुलाया जाए, इसके लिए एक व्यवस्था बनाई, निर्वाचन। ये पहली बात थी। तो 11 प्रांत थे उस समय अंग्रेजों के, जैसे आज हम लोगों के 29 राज्य हैं, 7 केंद्र शासित प्रदेश है। उस समय ब्रिटिश भारत 11 प्रांतों में विभक्त था। इन 11 प्रांतों से विधानसभाओं द्वारा, क्योंकि हर प्रांत की एक विधानसभा तो थी, 1935 के अधिनियम के बाद आ गई थी। इन 11 प्रांतों में आप लोगों को मैं बताऊं कि मद्रास, बॉम्बे, पश्चिम बंगाल, पूर्वी पंजाब, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, अजमेर मेरवाड़ा, हालांकि एक चीफ कमिश्नरेट था, उसके अलावा आपके उत्तरी मध्य प्रांत, ये सारे जो राज्य थे ऑलमोस्ट बड़े बड़े राज्य, इनसे विधानसभाओं में चुन के भेजे गए। अब ये कैसे हुआ कि प्रांतीय विधानसभाएं में विधायक थे, उन्होंने अपने अपने प्रतिनिधि चुन लिए और भेज दिए। तो कहने का मतलब ये था कि ब्रिटिश भारत से जो लोग आए संविधान सभा में वो सब निर्वाचित थे, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से। अप्रत्यक्ष रूप से क्यों? क्योंकि अप्रत्यक्ष रूप से का मतलब हुआ कि ब्रिटिश भारत की जनता ने उन्हें सीधे नहीं चुना संविधान सभा के लिए। ऐसा नहीं हुआ कि हर एक सीट से कोई खड़ा हुआ और उसको वोट डाले, और नहीं। यहाँ पर वोटर केवल विधायक थे, जो प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्य थे। 11 प्रांतीय विधानसभाएं थी, उनके सदस्यों ने वोट डाल के, वहां खड़े हुए लोग वोट डाले और भेज दिए। अब 11 प्रांतीय विधानसभाओं से जो लोग आए, उन लोगों को निर्वाचित सदस्य कहा गया। अब दूसरे तरीके के सदस्य थे मनोनीत। मैंने कहा ना, 2 तरीके के सदस्य थे, मनोनीत। अब देशी राज्य रजवाड़ों को भी कहा तुम भी आओ भाई संविधान सभा में। देशी राज्य रजवाड़ों में चूंकि लोकतंत्र तो होता नहीं था, तो राजतंत्र था, तो क्या होगा वहां कहा भाई राजा तुम अपने प्रतिनिधियों को भेज दो यार, ठीक है। तो जब राजाओं को कहा कि तुम अपने प्रतिनिधियों को भेज दो, तो बस वो मनोनीत हो गए। ब्रिटिश भारत में थोड़ा बहुत लोकतंत्र था, तो वहां निर्वाचित सदस्य वहां से आए। ऐसे करके कुल 389 सदस्यों से संविधान सभा बननी थी। 389 में 296 जो थे वो ब्रिटिश भारत के सदस्य थे, जो निर्वाचित थे। 296 कॉम्पिटिशन वर्दी क्वेश्चन, और उसके अलावा बाकी बचते 93 वो थे आपके देशी राज्य रजवाड़ों से आने वाले प्रतिनिधि जो मनोनीत थे। अब सवाल दूसरा उठता है कि आधार क्या था इन सदस्यों को चुनने का? तो जनसंख्या आधार थी। 10 लाख की जनसंख्या पर 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य चुना गया। अब कुछ राज्य ऐसे भी रहे होंगे, क्योंकि भारत में हम लोग सुनते हैं ना 560 से ज्यादा देशी रियासतें थी, 562। तो अगर हर राज्य से एक बुलाते तब तो खूब होने चाहिए थे, 562 तो केवल देशी रजवाड़े ही हो जाते। तो उन 93 क्यों है? तो उसका रीजन ये रहा कि यूं कहा कि जिनकी 10 लाख से ज्यादा है उनसे तो एक बुला लेंगे, जिनकी 20 लाख से ज्यादा उनके 2 बुला लेंगे, और जिनमें 10 लाख से कम है उनके आपस में संगठन बना लेंगे। संगठन कि भाई 4-5 राज्य मिलकर एक भेज दो। तो ये भी हुआ कि कुछ राज्यों के समूह बनवाए और उन राज्यों के समूह से कहा कि तुम अपना एक प्रतिनिधि भेजो। इसलिए 93 हुए। 10 लाख से ज्यादा की आबादी वाले कम वाले राज्यों को प्रायः इतनी अहमियत नहीं मिली। अब एक और चीज जो हुई उस पर गौर करते हैं कि क्या देशी राज्य रजवाड़े सम्मिलित हुए। तो मैं बस इतना कहूंगा कि हाँ हुए, लेकिन काफी देर से। अप्रैल 1947 तक ये देशी राज्य रजवाड़े शामिल हुए हैं। 1900 लेकिन उसके बारे में आगे बात करते हैं। दूसरा प्रश्न, क्या मुस्लिम लीग जो पाकिस्तान की मांग करती थी वो शामिल हुई? नहीं, मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार किया। ये प्रायः ज्ञात प्रश्न है, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं। उसके आगे अगर बढ़े तो क्या सभी सदस्यों को धार्मिक आधार पर चुना गया? बिल्कुल। जब प्रांतीय विधानसभाओं में निर्वाचन हो रहा था तब व्यवस्था कुछ यूं हुई कि 3 जातियों में, 3 धर्मों में पूरे भारत को बांट दिया। सिख, मुसलमान और सामान्य। सामान्य में वो सब आ गए जो सिख और मुसलमान नहीं है, मतलब हिंदू
पारसी, जैन, बौद्ध, यहूदी, ईसाई वगैरह वगैरह। अब हुआ क्या, इसके बाद विधानसभाओं में जब वोटिंग हो रही थी तब ये कहा कि जो मुसलमान है वो मुसलमान को वोट देगा, जो हिंदू है वो हिंदू को देगा, और जो सिख है वो सिख को देगा। इससे क्या हुआ कि हिंदू, मुसलमान और सिख, हिंदू मतलब सभी आ गए सामान्य, उसमें जैन, पारसी, बौद्ध सब आ गए। तो हिंदू, मुसलमान और सिख, हिंदू, मुसलमान और सिखों के प्रतिनिधि उनकी जनसंख्या के अनुपात में ही संविधान सभा में आए। ये सुनिश्चित करने के लिए तय हुआ था कि हिंदू हिंदू को वोट देगा, मुसलमान मुसलमान को देगा और सिख सिख को वोट देगा, इसलिए चुन के आ गए। इसलिए ये अगर कोई पूछे कि संविधान सभा का निर्वाचन सांप्रदायिक आधार पर हुआ या नहीं, तो हाँ हुआ, बिल्कुल हुआ। अब आते हैं टाइमलाइन पर। और टाइमलाइन क्या है? 9 दिसंबर 1946 वो तारीख है जब भारत की संविधान सभा पहली बार बैठी। सच्चिदानंद सिन्हा, उनको जो है भारत में संविधान सभा का अस्थायी तौर पे अध्यक्ष बनाया गया। अब ये क्या था, देखिए इसको समझते हैं। संविधान सभा बन गई, 296 ब्रिटिश भारत के लोग आ गए, 93 राज्य रजवाड़े आ गए। अब संविधान सभा भी बन गई, निर्वाचन भी हो गया, मनोनयन भी हो गया, सब कुछ हो गया, ये प्रक्रिया पूरी हो गई। अब भाई बड़े बड़े लोग, नेता वगैरह वगैरह चुन चुना कर आ गए। अब बैठे पहले दिन, तो क्या होता है कि आज जैसे हमारी लोकसभा और राज्यसभा है, तो संविधान सभा जाहिर सी बात है संविधान बनाने की कार्य में संलग्न थी, तो कौन बोलेगा, कितने मिनट बोलेगा, कौन सा प्रस्ताव कब आएगा, इस सबको नियंत्रित करने के लिए कोई होना तो चाहिए, कोई ऐसा व्यक्ति। जैसे हमें क्लास में भी होते हैं तो मॉनिटर होता है हमारा, जो अनुशासन बनाए रखता है, ठीक है, ठीक उसी तरीके से एक मॉनिटर की भूमिका होती है, हालांकि उससे कहीं गुना ज्यादा होती है। बस एक संक्षिप्त उदाहरण में दे रहा था, वो होती है संविधान सभा के अध्यक्ष की। जैसे आज सुमित्रा महाजन की लोकसभा में नहीं है, वही सिस्टम है कि कौन बोलेगा, कब बोलेगा, हंगामा हो ना हो, इसको सुनिश्चित करना, अनुशासन को सुनिश्चित करना, ये सब काम सुमित्रा महाजन करती है लोकसभा में। उसी तरीके से संविधान सभा का एक सदस्य अध्यक्ष होना जरूरी था। तो अध्यक्ष का चुनाव होना था, लेकिन पहले ही दिन बैठ गए। तो जब चुनाव होना था तो चुनाव कौन करवाता, क्योंकि अध्यक्ष तो होना चाहिए ना, बिना अध्यक्ष के तो संविधान सभा अध्यक्ष का चुनाव भी नहीं कर सकती। तो फ्रांस में एक परंपरा है, ये भी आप कंपटीशन वर्दी माने कि फ्रांस में क्या परंपरा है। फ्रांस की परंपरा यह है कि जब कभी सभा बैठती है तो सबसे वृद्ध जो व्यक्ति होता है, सबसे वृद्ध, उस व्यक्ति को अध्यक्ष बना देते हैं थोड़े टाइम के लिए, अस्थायी तौर पे, जब तक नया अध्यक्ष ना चुना जाए। तो यही हुआ सच्चिदानंद सिन्हा साहब के साथ कि वो थोड़े टाइम के लिए अध्यक्ष बने। 9 दिसंबर की यह घटना, उस दिन केवल 311 लोग ही, प्रतिनिधि ही 389 में से शामिल हुए। क्यों? क्योंकि मैंने कहा ना, मुस्लिम लीग ने बॉयकॉट किया था, बहिष्कार किया था संविधान सभा का। 9 दिसंबर को केवल 311 प्रतिनिधि आए थे, 389 पूरे नहीं आए थे। प्रश्न बन सकता है कितने आए थे, तो 9 दिसंबर को पहली बैठक में। उसके बाद 9 दिसंबर के 2 दिन बाद 11 दिसंबर को चलते हैं, और 11 दिसंबर को अध्यक्ष का चुनाव हुआ, संविधान सभा के अध्यक्ष का। फिर बता दूं, अध्यक्ष का काम था अनुशासन बनाए रखना, कौन कब बोलेगा ये बताना, कौन सा प्रस्ताव कब आएगा, संसद को संविधान सभा को कब स्थगित करना, कब आहूत करना, ये सारे काम उनके थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी तौर पर अध्यक्ष चुन लिया गया 11 दिसंबर को। और 11 दिसंबर से 2 दिन बाद 13 दिसंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया, उद्देश्य प्रस्ताव रखा। उद्देश्य प्रस्ताव क्या है, उद्देश्य प्रस्ताव क्या है और उसका संविधान पर क्या इफेक्ट पड़ा, इसको अगले ऑडियो लेक्चर में सुनेंगे। इससे पहले 11 दिसंबर को अध्यक्ष के साथ एक उपाध्यक्ष का भी चुनाव हुआ, जो गौण चीज रह जाती है, जो प्रायः जनरल नॉलेज में पूछी जाती है लेकिन हम लोगों को पढ़ने में नहीं आती। वो एच.सी. मुखर्जी उसके उपाध्यक्ष चुने गए थे उसी दिन। तो अगला लेक्चर उद्देश्य प्रस्ताव और संविधान सभा की क्या कार्यप्रणाली थी उस पर होगा। धन्यवाद। उसके अलावा आपको बता दूं कि रिकॉर्डिंग अजमेर ग्रुप में अगर कोई दृष्टिबाधित व्यक्ति सम्मिलित होना चाहता है, उससे जुड़ना चाहता है, तो वो मिस्टर संदीप त्रिवेदी, ग्रुप एडमिन,
से 9414868659 पर संपर्क कर सकता है।